नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब इंडियन ओशन भी शायद दूर नहीं है उस बात से जहां पर यूएस और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो देखने को मिलेगा 1-1। क्योंकि अभी यूएसए की तरफ से अपडेट आई है कि इंडियन ओशन में लोकेटेड जो चैगोस आर्कीपेलागो आइलैंड ग्रुप है उसमें जो डियागो गार्सिया है ना, जिसको यूएसए की तरफ से देखें तो अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पे भी देखा जाता है, वहां पर अपने B-2 बॉम्बर्स को डिप्लॉय कर दिया है। ये वो बॉम्बर्स हैं जो किसी भी तरीके का एडवांस्ड एयर सिस्टम ही क्यों ना हो, बिल्कुल अपने टारगेट को प्रिसाइजली अटैक करते हैं, बिल्कुल डिवास्टेशन करके और निकल लेते हैं। पता ही नहीं पड़ जाता कि हाँ भाई कब अटैक हो गया। तो अभी ये लेटेस्ट जो अपडेट आई है इसमें ये है कि कहीं ना कहीं डियागो गार्सिया के इस डिप्लॉयमेंट के चलते ये एक नया लॉन्च पैड तो यूएसए के लिए बन ही गया है, जबकि इंडियन ओशन रीजन में भी ये डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल होने वाली है। क्योंकि हमें पता है कि इंडियन ओशन होते हुए बहुत सारा ट्रेड होता है, बहुत सारे शिप्स जाते हैं, कम्युनिकेशन केबल्स जा रही हैं, या फिर हम कहें कि एनर्जी बेसिस पर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया इंडियन ओशन के डिफरेंट रूट्स पे डिपेंड करती है। तो इसके कॉन्सिक्वेंस सबको झेलने पड़ेंगे और इसी के कॉन्सिक्वेंस के चलते कहीं ना कहीं आज के टाइम पर इंडिया के लिए भी ये सवाल उठता है कि इंडिया क्या करेगा अगर यहां से यूएसए ने ये V-2 बॉम्बर्स का यूज करके ईरान यमन पे अटैक कर दिया। तो इस मामले में इंडिया कहीं ना कहीं एक्टिवली पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकता कि हाँ इस युद्ध को रोके, कुछ इन्फ्लुएंस करे, बट यस इस तूफान से हमें कहीं ना कहीं लड़ना होगा। तो इसी कंटेक्स्ट को ध्यान रखते हुए इस पूरे वीडियो को हम एनालाइज करेंगे कि क्या क्या इक्वेशंस वहां पे डेवलप हो रही है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और साथ ही साथ इंडिया को क्या करना चाहिए। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो ये कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा और पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स रन कराए जा रहे हैं, जिसमें संकल्प 2027 है इंग्लिश और हिंदी में, टाइटन 2026 है इंग्लिश में, प्रहार 2006 है इंग्लिश और हिंदी में। इसका मतलब जिस साल का आपका टारगेट है अकॉर्डिंगली आप ऑप्ट कर सकते हैं कोर्स को, जिसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी जीएस की, और जीएस के साथ में इंक्लूड होगा वहां पर आपका सीसेट भी, जिसमें आपको डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा एमसीक्यूज का। इसका मतलब हो गया प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी, और दूसरा मेंस का जहां पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। साथ ही साथ आपको ई बुक्स भी दी जाएंगी। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप एक बार चेक कर लीजिए। तो बात कुछ ऐसी है कि हमारी कोस्टल लाइन से 1100 मील की दूरी पर यूएसए बना चुका है अपना एक एक्टिव अड्डा। वैसे देखा जाए तो नेवल डिप्लॉयमेंट तो वहां पर ऑलरेडी था, बट एक्टिव मिलिट्री डिप्लॉयमेंट यूएसए की तरफ यहां पर करना डियागो गार्सिया में, ये देखो बड़ी कंसर्निंग बात हो जाती है। टारगेट है कि यमन में बेस्ड जो हुती रिबेल्स हैं, जो कि बाबल मंदेब रेड सी से होने वाले ट्रेड को लगातार डिस्टर्ब करते चले जा रहे हैं, और वहीं पर ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से होने वाला जो ट्रेड है या फिर ऑयल सप्लाई है उसके ऊपर अपनी इंपैक्ट डालता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यहां पर एक तरफ तो इजराइल और यूएस है और दूसरी तरफ ईरान, और ईरान बैक्ड जो भी मिलिशिया है वो आ गए। तो इस तरीके से मिडिल ईस्ट का ये जो युद्ध है या फिर कहें मिडिल ईस्ट की जो आग है, इसकी लपटें अब पूरे इंडियन ओशन में भी देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि ये जो B-2 बॉम्बर्स है ना, ये इतने खतरनाक हैं कि इनके द्वारा जब अटैक किया जाएगा तो रीफ्यूलिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां से अच्छा खासा एक मिशन लेकर के आगे तक जाएंगे, ईरान तक भी जाना पड़ा तो पहुंच जाएंगे, और इजीली यहां पर ये जो यमन में हुती अड्डे हैं उनको भी वहां से बिल्कुल अच्छे से लपेट के खत्म करके आ जाएंगे बिना कोई रीफ्यूलिंग के। तो ये जो चीजें हैं ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग हो जाती है। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट भी दिया है। अच्छा, ट्रंप के लिए एक बात कही जाती है कि ये तो बड़ बोला है, कोई काम नहीं करता, बट ये देख लो डिप्लॉयमेंट तो भाई साहब कर दी है, तो ये अपने आप में बड़ी कंसर्निंग बात है। अभी यहां पर ईरान को टारगेट करते हुए ट्रंप के स्टेटमेंट आते हैं कि भाई मुझे पागल बनाने की जरूरत नहीं है, या किसी को भी पागल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हुतीस किसी पे अटैक कर रहे हैं तो नुकसान पूरी दुनिया का हो रहा है, और इनको सबसे ज्यादा सपोर्ट दिया जा रहा है एक इनोसेंट विक्टिम जिसका नाम है ईरान। तो इसका मतलब यहां पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का सीधा टारगेट अभी ईरान है। और इससे रिलेटेड अभी रिसेंटली आपको ध्यान होगा कि सिग्नल करके एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां से एक चैट भी कहीं ना कहीं रिवील हुई है। द अटलांटिक करके एक सोशल मीडिया हाउस है उसकी तरफ से, कि हुतीस पे अटैक करने का प्लान मार्च में हुआ है, और अभी के टाइम पर ये जो ईरान को कंटेन करने का प्रोग्राम है यूएसए का, इसकी सीरियसनेस को इस डिप्लॉयमेंट से आप समझ सकते हैं। आज देखा जाए तो मिडिल ईस्ट वाले एरिया में हम देख सकते हैं कितना ज्यादा डिस्टर्बेंस ऑलरेडी चल रहा है। नंबर 1 अगर हम देखें तो आप क्या देखते हो,
हुतीज जो हैं वो यमन में एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं, वो जो भी रेड सी से होने वाला ट्रेड है उसको लगभग लगभग नस्ताबूद करने पे लगे हुए हैं कि कोई भी अगर वेस्टर्न कंट्रीज से एसोसिएटेड, इजराइल से कनेक्टेड कोई भी वेसल जाता हुआ दिखे तो अटैक कर दो। तो वहां से आपका पूरा सुएज रूट जो है वो बिल्कुल हैंडीकैप्ड है। ईरान है वो अपनी तरफ से अपने जो भी प्रॉक्सीज हैं उनको सपोर्ट देने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा है। आप खुद देख सकते हो ईरान यहां पर यमन में हुतीज को सपोर्ट करता है, लेबनान में हिजबुल्लाह ने तो चलो अभी सरेंडर कर रखा है एक तरीके से, बहुत बुरे तरीके से इनको तोड़ा है इजराइल ने। बट हमास और इजराइल की जो लड़ाई है क्या वो कंटेन हुई? तो आंसर है नो। बीच में सीज फायर की बातें तो बहुत हुई, बट बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया कि अब जो होगा उसके बारे में आप लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा बर्बादी अभी तक हो चुकी है गाजा स्ट्रिप पर, उससे भी ज्यादा बर्बादी इजराइल अभी कर रहा है। तो यहां पर अभी एकदम से रिवाइवल क्यों हुआ इस युद्ध का, जहां सीज फायर की बात हो रही थी? तो इसके पीछे यूएसए जिम्मेदार ठहरा रहा है सीधा ईरान को। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपना एक नोटम, दैट मींस नोटिस टू आयरमैन भी रिलीज किया है यूएसए ने कि यूएसए जो है बिल्कुल रेडी है एक्शन लेने के लिए, हार्ड एक्शन लेने के लिए, अगर मिडिल ईस्ट में ईरान ने या उसके प्रॉक्सीज ने रेड लाइन क्रॉस की तो। और इसी का नतीजा यहां पर दिखाई पड़ रहा है कि डिप्लॉयमेंट है ना वो इंडियन ओशियन को एक बैटल ग्राउंड के तौर पे डेवलप करने की तैयारी कर चुका है। जिस तरीके से हम इंडो पैसिफिक रीजन की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में स्टडी करते हैं तो इंडो रीजन दैट मींस साउथ चाइना सी, या फिर हम जापान, साउथ कोरिया, चाइना, इनके कंटेक्स्ट में बहुत देखते हैं। बट वहीं पर पैसिफिक में, सॉरी, और वहीं पर इंडो की बात करें तो इंडियन ओशन अब बिल्कुल सेंट्रल स्टेज पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यूएसए ने अपने ऑलरेडी कई बेसिस देखो वेस्ट एशिया में बना रखे हैं, इराक, सीरिया, उनमें। अब वहां पर ईरान क्या कर रहा है? अपने प्रॉक्सीज को इतना ज्यादा डिप्लॉयमेंट दे रहा है, अपनी आर्मरी प्रोवाइड कर रहा है, रॉकेट्स दे रहा है, ड्रोन्स दे रहा है, उनसे यूएसए के बेसिस पे अटैक हो रहा है। तो यूएस यहां पर चुप नहीं बैठने वाला और यह चीज यहां पर क्लियर होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो आज के टाइम पर डियागो गार्सिया एक लॉन्च पैड के तौर पे इमर्ज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक जमाना था 1991 में जब गल्फ वॉर हुआ तब भी डियागो गार्सिया को यूज किया था। यूएसए की एयरफोर्स ने 2003 में इराक इन्वेजन किया था, उस टाइम पर भी B1 और B52, B2 से पहले के जो बॉम्बर्स हुआ करते थे उनका यूज यहीं से लॉन्चिंग उसकी हुआ करती थी। और इन B2 बॉम्बर्स के पास में इतनी क्षमता है कि सिंगल मिशन मोड में जाकर के ये ईरान, यमन, रेड सी, कहीं पर भी हुतीज का और ईरानियंस का डिप्लॉयमेंट दिखेगा तो उसको नेस्त नाबूद करके लौट के आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि बिना वेस्ट एशिया में किसी कंट्री को डिस्टर्ब करते हुए, क्योंकि यहां पर और भी पावर्स हैं जैसे कि यहां पर यूएई आ गया, कतर आ गया, बहरीन आ गया, राइट, सऊदी अरब आ गया, इनको बिना डिस्टर्ब करते हुए यूएसए अपने ऑपरेशंस रन कराना चाह रहा है। तो इसका बढ़िया तरीका क्या निकला कि हम अटैक करेंगे कहां से? हमारे खुद के बेस से, किसी और के भरोसे नहीं रहेंगे। तो यह है पूरा मामला। अब सवाल यह आता है कि क्या इसके इंप्लीकेशंस हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ऊंच नीच चलती रहती है, बट फिर भी स्टेबल एज कंपेयर टू अटलांटिक या मिडिल ईस्ट या किसी भी रीजन की हम बात करें। तो यहां पर हमें देखने की जरूरत है क्या कॉन्सिक्वेंस। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस तो ये कि इंडियन ओशन रीजन जो है वो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग थिएटर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज के पहले तक अगर देखो तो स्ट्रेटेजिक बैक सीट पर हमेशा इंडियन ओशन बैठा रहा है। इसका मतलब हर एक कंट्री ने अपने खुद के डिफेंस डिप्लॉयमेंट्स यहां पर कर रखे हैं, अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने की पूरी कोशिश की है। अगर हम रीसेंट हिस्ट्री की बात करें या वर्ल्ड वॉर्स के बाद की बात करें, अब आप बोलोगे कि अटलांटिक में कैसे डिस्टर्बेंस? अरे भाई वर्ल्ड वॉर वहीं लड़े गए थे, राइट। हम इंडियन ओशन की बात करें, लंबी हिस्ट्री को उठा के देखो आप एक बार, ठीक है। अब जाकर के थोड़ी टेंशंस बढ़ने लगी हैं। तो यहां पर स्ट्रेटेजिक बैक सीट से एकदम से फ्रंट लाइन में इंडियन ओशन आता दिखाई पड़ रहा है। यहां पर जस्ट एंटी पायरेसी ऑपरेशन या ह्यूमैनिटेरियन मिशन अब नहीं होंगे। अब यहां पर यूएसए ने अपने रैपिड डिप्लॉयमेंट जिस तरीके से किए हैं, इस चीज से सीधा मैसेज जाता है कि यहां पर जो यूएसए की पीसफुल नेवल डोमिनेंस थी अब वो कन्वर्ट हो रही है हाई रेडीनेस मिलिट्री डेटरेंस में, कि भाई हम यहां पर भी प्रेजेंट हैं। कोई भी अगर हमें हमारे हिसाब से नहीं चलेगा तो हम ग्लोबल पुलिसमैन पहले रह चुके हैं, हमारे हिसाब से काम करेंगे। बट द पॉइंट इज इंडिया के कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक पोस्चर में चेंजेस आने की यहां पर जरूरत हो गई। हम इंडियन ओशन में एक रीजनल डोमिनेंट पावर है। हम यहां पर केवल ज्योग्राफिकल अपनी पोजीशन का फायदा उठा करके चुपचाप बैठ करके नहीं देख सकते। हमें यहां पर देखना होगा कि इंडियन ओशन में लॉन्ग रेंज प्रेसिजन स्ट्राइक की फैसिलिटी डेवलप हो रही है, हाइपरसोनिक वेपन डिप्लॉयड है, साइबर वॉरफेयर नोड्स यहां पर हो चुके हैं अलोकेट, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस प्लेटफॉर्म बाकी कंट्रीज ने डेवलप कर दिए हैं। जिबूती को कौन भूल सकता है, जहां पर
वेस्टर्न पावर्स, चाइना, इन्होंने सब ने अपने मिलिट्री बेसिस बना रखे हैं। तो वहां पर अब एक्टिवली अगर कोई कहते हैं ना कि ट्रिगर मिलता है तो चाइना भी पीछे नहीं हटेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें इसके लिए तैयार रहना है कि चलो ठीक है, हम इस युद्ध पे ज्यादा असर नहीं डाल सकते, पर इस युद्ध के तूफान से हमें कहीं ना कहीं लड़ना पड़ेगा। रही सही में मैरीटाइम ट्रेड और एनर्जी लाइफलाइन सीधी इधर से निकलती है। किसको नहीं पता कि इस रीजन से आपका रेड सी वाला जो रीजन है, उधर बाबल मंदेब और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, रेड सी, ये सारा डिस्टर्ब अभी चल रहा है। तो वो और ज्यादा कहीं ना कहीं घुटने पे आ सकता है। यूएसए की जो स्ट्रेटेजिक बायस बेसिंग है, उसकी फिलॉसफी में भी बड़ा चेंज आ रहा है। यूएसए अब अपने इराक, ईरान या इराक, सीरिया में अपने बेसेस है, वहां से अटैक करने की बजाय इंडिपेंडेंट अपने खुद के जो बेसेस हैं, जिसमें डियागो गार्सिया एक बढ़िया, उसके पास ऑप्शन है, वहां से अपने B-2 बॉम्बर्स, घोस्ट ऑफ द स्काई का यूज करके अटैक करेगा, जिसको स्पिरिट भी बोल देते हैं। चाइना भी इस चीज को काउंटर बैलेंस करेगा। चाइना के पास में ऑलरेडी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे पोर्ट्स इंडियन ओशन रीजन में डेवलप करना जो कर चुका है चाइना। और रही सही में दूसरा, जिबूती में जो अपनी प्रेजेंस है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन एनफ करने की कोशिश करेगा। अब इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया देखो, अभी आप देख सकते हो कि डियागो गार्सिया वाला जो रीजन है, उसी से आप साउथ वेस्ट की तरफ जाओगे तो आपको मॉरिशस दिखाई पड़ेगा, और वहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली गए हैं, क्योंकि ये जो टेंशन्स थी इनको भांपा गया है। इसके अलावा सिसिल्स देख सकते हो, ठीक है, रीयूनियन आइलैंड जहां पर फ्रांस ये टेरिटरी है, ये सारी जो है यहां पर हमारी धीरे धीरे हम एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं। और हमारी एंगेजमेंट मॉरिशस के साथ में तो कल्चरली भी कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड है, क्योंकि इंडियन ओरिजिन के बहुत सारे लोग वहां पर रहते हैं। इवन सरकार भी वहां पर इंडियंस ही रन करा रहे हैं, मतलब ओरिजिनली जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सारा माजरा वहां पर डेवलप हो रहा है। इसके अलावा अगर देखें, अब इंडियन नेवी को कहीं ना कहीं अपने एक्सपेंशन पर काम करने की जरूरत है। हमें ये नहीं देखना कि हमारी कोस्टल लाइन हमारी प्रोटेक्टेड है कि नहीं, हम केवल हमारी प्रोटेक्शन डिफेंसिव अप्रोच पे नहीं चल सकते, हमें अटैकिंग होना पड़ेगा। और यहां पर जिस तरीके से यूएसए ने अटैकिंग मोड तैयार किया ना, इसके लिए एक बात कही जाती है कि ग्रेट पावर स्टिल रिलाई ऑन स्वॉर्ड्स नॉट जस्ट शील्ड्स। अपनी केवल प्रोटेक्शन पे नहीं, आपको अटैकिंग भी होना पड़ेगा। आपको फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट पे काम करना है, रैपिड मोबिलाइजेशन ऑफ फोर्सेस करना है, स्ट्रॉन्ग नेवल एविएशन सिस्टम तैयार करना है, जिसमें आईएनएस बाज, आईएनएस कदम्ब, अंडमान निकोबार की जो कमांड हमारा है उसको पूरा इस तरीके से डेवलप करना है जो कि सिविलियन और नेवल दोनों पर्पजेस के लिए यूज किया जा सके। इंडिया को यहां पर इस कॉम्प्लेक्सिटी को झेलना पड़ेगा, इससे दूर जा ही नहीं सकता, क्योंकि ज्योग्राफिकली ये सिचुएशन बिल्कुल बाउंड कर रही है। हमारे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार वाले रीजन में हमें हमारा जो पूरा कहते हैं ना कि वेस्टर्न सी बोर्ड में इंडिया की क्या पोजीशन है, तो वहां पर हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग एनफ बनाने की जरूरत है। हमें यहां पर यूएस और ईरान युद्ध को रोकने की क्षमता, में बार बार बोल रहा हूं, हम नहीं रोक सकते, बट यस, कॉन्सिक्वेंसेस के लिए हमें तैयार रहना जरूरी है। बाकी तो समय बताएगा कि डियागो गार्सिया में ये जो डिप्लॉयमेंट हो रही है इसका क्या आउटकम होता है, बट टेंशंस बनी हुई है, ये हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया को इकोनॉमिकली, मैरीटाइम पॉइंट ऑफ व्यू से और एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने लिए रिजर्व्स पहले क्रिएट करो, फिर जो भी होगा उसके लिए हम तैयार रहें और वो देखा जाएगा। आपका क्या कहना है? क्या इंडिया को करने की जरूरत है? कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।